एक लड़का जिसे कमजोर और बेकार समझा गया और सभी लोग उसे कबाड़ी वाला कहा करते थे क्योंकि उसका काम सिर्फ मॉन्स्टर की लाशों को फाड़ कर उनके अंदर से काम की चीजों को निकालने का होता है, जो कि देखने में बहुत घिनौना होता है, जिसे किसी ने भी आज तक फाइटर के रूप में देखा ही नहीं और वो बस हमेशा दूसरों के रहम पर जीता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसने एक दिन गलती से दुनिया की सबसे पावरफुल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसके बाद उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स आ गई कि वो एक ही बार में एस रैंक मॉन्स्टर तक को धूल चटा देता है। लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एन नाम के एक लड़के से। एन एक ऐसा लड़का है जिसे अप्रेजर नाम की एक जॉब क्लास मिली है, जो कि दुनिया में सबसे बेकार जॉब क्लास मानी जाती है और कोई भी एन को एक यूजलेस इंसान से ज्यादा नहीं समझता था। लेकिन हर एक लड़के की तरह उसका भी एक सपना होता है कि वो एक एडवेंचरर बनकर अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। लेकिन वो सारी उम्मीदें हार चुका होता है एंड वो एक खाई के सामने अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका सपना था कि वो एक दिन अमीर बनेगा और वो दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। लेकिन अपने हालातों और अपनी गरीबी की वजह से वो एक एडवेंचरर पार्टी का सिर्फ गुलाम बनकर रह गया एंड उस एडवेंचरर पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उसकी जिंदगी में सिर्फ उनका सामान उठाना, उनकी लूट समेटना और बस थोड़ा सा पैसा कमाना ही रह गया था। एंड इसके बाद हम थोड़ा पीछे का सीन देखते हैं, जहाँ पार्टी का सोल्जर मैन जोड और उसकी विजार्ड गर्लफ्रेंड जूलिन उसे एक बेकार इंसान की तरह ट्रीट करते थे। एंड चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उनके लिए वो सिर्फ एक फ्री का नौकर था। एंड एक दिन जब जोड और जूलिन एक जॉइंट रैट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, तब एन उनके पीछे खड़ा होकर बस देख रहा होता है। और जब मॉन्स्टर मर गया तब उसका काम था लाश की इंस्पेक्शन करना एंड वैल्यूएबल चीजों को निकालना। लेकिन एन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर के दांत को भी नहीं खींच पा रहा था। जब उसने मदद मांगी तो जोड उस पर गुस्सा हो गया और उसने एक पत्थर उठाकर एन पर फेंक दिया और उससे कहा कि अगर तू इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता तो इस पार्टी में होने का तेरा कोई हक नहीं है। उसे अपने साथ इतना बुरा बर्ताव करते देख एन अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो जानता था कि अगर उसे पार्टी से निकाल दिया गया तो कोई दूसरी पार्टी उसे हायर भी नहीं करेगी। और ये सब सोचकर उसने अपना गुस्सा दबा लिया और जबरदस्ती मॉन्स्टर के दांतों को खींच लिया। थोड़ी देर के बाद वो उन दोनों जोड और जूलियन के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर की लाश मिलती है। वो एक हेल हाउंड था। ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल होते हैं एंड इनके पार्ट्स मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। जोड और जूलियन बहुत एक्साइटेड हो गए थे और उन्होंने एन को तुरंत काम पर लगा दिया। लेकिन एन को सिचुएशन थोड़ी तो अजीब लग रही थी। उसने जोड से कहा कि ये हेल हाउंड्स इस फ्लोर पर कैसे हो सकते हैं, ये यहाँ नहीं मिलते। लेकिन जोड उसकी बातों पर हंसने लगता है एंड उससे कहने लगता है तो सोचना बंद कर और अपना काम कर, ये सब तेरी औकात से बाहर की बातें हैं। और उसकी इस बात पर जूलियन भी हंसने लगती है और वो कहने लगती है कि अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू भाग जा, पर याद रखना अगर तू यहाँ से भागा तो तुझे बिना पेमेंट के हमारी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। एंड एक बार फिर से एन अपने गुस्से को दबाता है एंड चुपचाप हेल हाउंड की लाश की डिसमेंटलिंग करने लगता है। जब वो काम कर ही रहा था तभी जोड और जूलियन को थोड़ी दूर पर एक और लाश दिखाई देती है और उस लाश को देखकर जोड और भी एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर जोर से एन को चिल्लाने लगता है, एन चल उस लाश को अपराइज कर और उसमें से वैल्यूएबल पार्ट्स निकाल। लेकिन हम देखते हैं कि एन के अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि गिल्ड के दिए गए मैप के मुताबिक ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं था। एंड एन जोर से चिल्लाता है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन जोड उस पर चिल्लाता है कि अगर तू अब यहाँ से भागा तो तेरा पैसा भी गायब हो जाएगा और तेरी ये जॉब भी चले जाएगी। एंड जब वो डंजन के एक हिस्से पर पहुंचे तो उन्हें हर जगह हेलहाउंड्स की लाशें बिखरी हुई मिली और उन लाशों को देखकर जोड और जूलियन इसे एक बहुत बड़ा ट्रेजर ड्रॉप समझ रहे थे। लेकिन सिर्फ एन को ये समझ आता है कि ये एक ट्रैप है एंड वो घबराता हुआ कहता है, ये लाशें यहाँ क्यों पड़ी हैं? अगर किसी एडवेंचरर ने इन्हें मारा होता तो वैल्यूएबल पार्ट्स को ले जाता, ये सभी लाशें अनटच क्यों हैं? लेकिन जोड और जूलियन सिर्फ लूट के बारे में सोच रहे होते हैं। उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी और के शिकार बनने वाले हैं। लेकिन अफसोस, छोटी सोच रखने वाला जोड लॉजिक समझने की अकल नहीं रखता था। तभी एन का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसने आगे उंगली उठाई और थरथराती हुई आवाज में बोला, हेलहाउंड्स। जोड और जूलियन ने पलट कर देखा और उन दोनों की जान सूख गई। वो उनके सामने देखते हैं कि एक पूरी हेलहाउंड्स की फौज उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी और उन सब के जबड़ों से खून टपक रहा था। तभी एन को एक बात समझ में आती है कि ये जो मरी हुई हेलहाउंड्स की लाशें थी वो किसी गैंग वॉर की शिकार बनी थी। जोड और जूलियन ने अपनी तलवारें छोड़ दी और डर के मारे अपनी पतलून ही गीली कर ली। लेकिन तभी जोड के दिमाग में एक घटिया आइडिया आया। उसने जूलियन की तरफ देखा और बोला, हमारे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्यों ना यन को उनके सामने छोड़ दो, वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही यन
के होश उड़ जाते हैं। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बिना किसी वार्निंग के जूलियन ने उस पर एक पैरालाइज स्पेल डाल दिया और यन जमीन पर गिर गया, बिल्कुल लाचार, और उसके हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे। एंड इतनी घिनौनी और गिरी हुई हरकत करने के बाद जोड और जूलियन हंसते हंसते हुए भाग गए। एंजॉय लूजर, जोड भागते भागते चिल्लाता है एंड वहां से भाग जाता है। यन का दिमाग अब बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, लेकिन तभी एक हेलहाउंड्स ने उसके हाथ को अपने तीखे दांतों से काट लिया। वो दर्द से इतना तेज चिल्लाया कि पैरालाइज टूट गई और उसने तुरंत एक बड़ा सा पत्थर उठाया और हेलहाउंड के मुंह पर जोर से मार दिया, और पत्थर की अटैक की वजह से मॉन्स्टर पीछे हट गया। और ये करने के बाद यन ने अपना हाथ अपने बैग में डाला और सारा खाना हेलहाउंड्स की तरफ फेंक दिया, और खाना देखकर हेलहाउंड्स ने उसका पीछा करना तुरंत बंद कर दिया और वो खाने पर टूट पड़े। यन अब घायल होता है एंड वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह से वो लंगड़ा टेढ़ा चलकर डेंजर से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो एग्जिट पॉइंट पर पहुंचा, उसका खून खौल उठता है। वो देखता है कि जोड और जूलियन ने एग्जिट गेट ब्लॉक कर दिया था। यन चिल्लाने लगता है, तुम लोगों ने ना सिर्फ मुझे ट्रैप में छोड़ा बल्कि एग्जिट गेट भी बंद कर दिया। लेकिन जोड ने हल्के हल्के हंसते हुए कहा, सॉरी लूजर, लेकिन अगर तू बच गया तो बाहर हमारी बहुत बदनामी होगी। एंड अब यन पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि हेलहाउंड्स एक बार फिर से उसके पीछे आ रहे होते हैं। एंड अब उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, लेकिन तभी उसे एक और गेट दिखाई देता है एंड वो उस गेट की तरफ भागता है, लेकिन ये भी एक डेड एंड निकलता है। एंड अब उसके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था एंड हेलहाउंड्स की गूंजती हुई आवाजें उसके पास आ रही थी। यन समझ गया था कि अब वो मरने ही वाला है। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, काश मैंने एडवेंचरर बनने का सपना ना देखा होता, काश मैंने एक लंबी नॉर्मल जिंदगी जी होती। यन ने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़ने की बजाय उसने एक और रास्ता चुन लिया। वो खुद ही खाई से नीचे कूद गया एंड खाई में कूदते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच चल रही थी, मेरी जिंदगी एक लूजर की तरह ही चली और लूजर की तरह ही खत्म हो गई। मैं कभी एडवेंचरर नहीं बन पाया। और ये सोचते सोचते उसे गिरते गिरते काफी टाइम हो गया और फिर एक जोर का झटका आया और यन जमीन से टकरा गया। उसका पूरा शरीर छल्ली हो चुका था और उसके पूरे शरीर में से जगह जगह से खून निकल रहा था। वो मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके साथ एक अजीब सी चीज होती है। उसके सामने एक अजीब सी चीज आ रही थी जो कि ग्लिच हो रही थी। कभी वो चीज दिखाई दे रही थी तो कभी गायब हो जा रही थी, जैसे कि यन कोई सपना देख रहा हो। उसने अपने कदम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाए और यन अभी भी होश में था, लेकिन उसका दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। लेकिन तभी एक लड़की ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया एंड उसी पल यन बेहोश हो गया। एंड जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। वो एक छोटी सी चमकती हुई मैजिकल झील में था। एक बड़े से पेड़ के नीचे जब उसने अपने हाथ देखे तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी सारी चोटें, सारे घाव गायब हो चुके थे। एंड उसने अब झील के पानी को एनालाइज करने की कोशिश करी, लेकिन ये देखकर यन बिल्कुल बौखला जाता है कि ये पानी तो एक एस रैंक आइटम था। वो एक लीजेंड पानी था जो कि किसी भी बीमारी और घाव को तुरंत ठीक कर सकता था। और अब यन को ये पता नहीं होता कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली है। यन उस बड़े पेड़ को बड़े ध्यान से देखता है और उसे ये एहसास होता है कि ये एक एड्रावर्ल्ड ट्री है जो कि इनफाइनाइट माना प्रोड्यूस कर सकता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि जितना उसे पता था, दुनिया का इकलौता वर्ल्ड ट्री बहुत साल पहले ही गायब हो चुका था। हालांकि माना सिर्फ वर्ल्ड ट्री से ही मिलता था, लेकिन जब माना खत्म हो गया तब भी लोग माना का यूज करते थे। और इसी वजह से रिसर्च टीम के स्कॉलर्स को लगा कि और भी वर्ल्ड ट्रीज होंगे जो कि कहीं न कहीं छुपे हुए होंगे, और इसीलिए उन लोगों ने बहुत सालों तक उन वर्ल्ड ट्रीज को ढूंढा, पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और यहाँ दूसरी तरफ ये एड्रासिल ट्री इतनी गहराई में छुपा था कि ये पेड़ किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिला। और अब एन का मन भर आया था क्योंकि इस पेड़ ने उसकी जान बचाई थी। एंड इसीलिए एन उस पेड़ की लकड़ी को छूता है एंड उसे शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन तभी उसे धीरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, पर जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। और तब वो सोचता है कि शायद ये उसका कोई भ्रम हो। एंड अब एन ये सोचता है कि उसके पास बस एक ही रास्ता है। उसके सामने एक डंजिन होता है और वो उस डंजिन के अंदर जाने की सोचता है ताकि वो कहीं ना कहीं जाकर तो पहुंच पाए। एंड वो फिर से एक बार पेड़ का शुक्रिया अदा करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि दूर खड़ी हुई एक लड़की उसे बड़े गौर से देख रही होती है। वो उसे आवाज देने की कोशिश तो करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ एन आगे बढ़कर डंजिन के दरवाजे पर पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है कि ना जाने ये डंजिन कितना खतरनाक होगा, क्योंकि आज तक किसी भी गिल्ड ने इस डंजिन में अपना कदम नहीं रखा है। लेकिन फिर वो सोचता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और ये सोचकर वो आगे बढ़ने लगता है। और अब थोड़ी देर तक आगे बढ़ते रहने के बाद जब उसे कोई मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता, तब वो थोड़ी राहत की सांस लेता है। पर तभी एक तेज वार एन पर होता है जिससे उसका कान कटकर जमीन पर गिर जाता है। एन को अभी तक कान के कटने का दर्द तक महसूस नहीं हुआ था कि तभी एक और वार उस पर होता है एंड उसकी उंगलियां भी कटकर अलग हो जाती हैं। एंड देन उसके
सामने एक एस रैंक का मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर ज्यादा ताकतवर तो नहीं होता, पर उसकी रफ्तार वो बहुत तेज होती है। वो आंखों से बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा होता है और वो इतनी तेजी से अटैक कर रहा था कि एन को भागने तक का मौका नहीं मिलता और वो एन को बुरी तरह से घायल कर देता है। एन अब किसी तरह से रगड़कर वर्ल्ड ट्री के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो एस रैंक का मॉन्स्टर अपने आखिरी वार के साथ तैयार होता है। पर तभी वहाँ पर कुछ बहुत अजीब होता है एंड वो मॉन्स्टर अचानक से रुक जाता है। एन जब पीछे मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसके सामने उस डंजिन का सबसे भयानक मॉन्स्टर ब्लैक बियर आकर खड़ा हो गया है, जो कि उस छोटे मॉन्स्टर को देखते ही उस पर अटैक कर देता है एंड वो उसे फाड़ कर रख देता है। एंड अगले ही सेकंड में वो मॉन्स्टर बियर यान की तरफ देखता है और वो अपने पंजों से यान के चेहरे को नोच लेता है। यान बुरी तरह से दर्द में चिल्लाने लगता है और तभी वो बियर उसे उठाकर बहुत जोर से दबाता है, जैसे कि वो उसकी सारी हड्डियों को तोड़ देगा। यान को लगता है कि आज इसी वक्त उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखों में तलवार की तेज चमक पड़ती है और एक ही वार में उस ब्लैक बियर की गर्दन धड़ से अलग हुई मिलती है। पर यान अब बेहोश हो चुका था, लेकिन बेहोश हो जाने से पहले उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी परछाई दिखाई देती है और वो परछाई यान से कहती है, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद इसीलिए की क्योंकि मुझे किसी खास ने ऐसा करने को कहा था। यान ये सुनता है एंड उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब उसे होश आता है तो वो वापस से वर्ल्ड ट्री के नीचे होता है एंड उसका पूरा शरीर पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो गया होता है एंड उसकी आंखें भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। और जब वो अपनी आंख को देखता है तो उसकी नजर सामने सफेद कपड़ों में बैठी हुई एक लड़की पर जाती है, जो कि उसके लिए चाय की प्याली लेकर बैठी थी एंड वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है। यान एक बार उस लड़की को देखता है एंड वो देखता ही रह जाता है एंड थोड़ी देर के बाद अभी भी वो उस लड़की को देखे ही जा रहा था एंड तभी वहाँ पर एक छोटी सी दिखने वाली लड़की आ जाती है एंड वो एन को डांटने लगती है कि तुम इसके बारे में गलत सोच मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये बेवकूफ लड़की कहना क्या चाह रही है और वो इस बात से सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये छोटी सी लड़की इस खूबसूरत सी लड़की को अपनी बेटी क्यों बता रही है। तुम सारे एक जैसे होते हो, मेरी बेटी के बारे में गलत सोचा तो देख लेना, चलो अब ये चाय पियो पियो ना, मेरी बेटी ने ये बड़ी मेहनत से बनाई है। एन कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो छोटी सी लड़की उसके मुंह में चाय की प्याली ठूस देती है और चाय खाली करके बाहर भी निकाल देती है और साथ ही साथ वो उसकी जबरदस्ती तारीफ भी निकलवा लेती है। तभी एन को ये पता चलता है कि ये छोटी सी लड़की कोई और नहीं बल्कि युर्सुला है, जो कि वर्ल्ड ट्री की गार्डियन है। और जो खूबसूरत लड़की एन के सामने खड़ी होती है उसका असली नाम यूरी है, पर वो युर्सुला की असली बेटी नहीं है एंड डंजन में एन की जान भी युर्सुला ने ही बचाई थी। युर्सुला कहती है कि मुझे किसी की जान को बचाने का कोई खास शौक तो नहीं है, वो तो बस यूरी ने मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए कहा, इसीलिए मुझे डंजन में आना पड़ा। तभी युर्सुला एन को एक चीज बताती है कि इस पूरी दुनिया में 9 वर्ल्ड ट्रीज हैं एंड हर एक वर्ल्ड ट्री की अपनी एक गार्डियन होती है जो कि उस वर्ल्ड ट्री की रक्षा करती है। लेकिन एन को असली झटका इस बात से लगता है जब युर्सुला उसे बताती है कि यूरी एक इंसान नहीं है बल्कि ये एक वर्ल्ड ट्री की आत्मा है और यूरी को बचपन से ही युर्सुला ने संभाला है और इसीलिए वो उसे अपनी माँ बताती है। लेकिन येन का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था और वो बिना सोचे समझे युर्सुला के सामने ये बोल पड़ता है कि यूरी वाकई में काफी खूबसूरत है, बस उसके ये बोलने की ही देर थी और युर्सुला उसे फिर से जूतों से मारने लगती है। अगर तूने इस पर फिर से डोरे डालने की कोशिश करी तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी कमीने। तभी येन को याद आता है कि उसकी आंखें तो बियर ने निकाल ली थी ना, फिर उसकी आंखें बिल्कुल ठीक कैसे हैं? तभी युर्सुला उसे बताती है कि वर्ल्ड ट्री की ड्रॉप्स तुम्हारे सिर्फ घावों को ही ठीक कर सकती हैं, ये तुम्हारी आंखों को पहले जैसा नहीं कर सकती। लेकिन वो तो यूरी चाहती थी कि तुम दोबारा से दुनिया को देखो और इसीलिए यूरी ने एक खास आंख तुम्हारे लिए बनाई जो कि वर्ल्ड ट्री के एक हिस्से से तैयार की गई थी। और ये सुनकर येन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो यूरी से पूछने लगता है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो यूरी। और ये सुनकर यूरी धीरे से मुस्कुराती है एंड वो येन से कहने लगती है क्योंकि तुमने मुझे शुक्रिया कहा था। पर येन उसकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाता। तभी युर्सुला येन को समझाती है कि यूरी ने बहुत से लोगों की जान बचाई है लेकिन आज तक उन लोगों ने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया और इसके बावजूद जब उन्हें पता चला कि यूरी ही वर्ल्ड ट्री है तो उन घटिया लोगों ने यूरी की शाखाओं को तोड़ना शुरू कर दिया एंड इसी वजह से येन का छोटा सा थैंक यू यूरी के लिए बहुत बड़ा बन गया था। एंड येन दोबारा फिर से उसका शुक्रिया अदा करता है 2 बार उसकी जान बचाने के लिए। यूरी अब ब्लश करने लगती है लेकिन युर्सुला उन दोनों के बीच में आकर उनके मूवमेंट को तहस नहस कर देती है और अब युर्सुला येन को कहने लगती है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो तो तुम यहाँ से उठो और अपने घर की तरफ भागो। लेकिन तभी यूरी बोलने लगती है कि अभी नहीं, अगर ये बाहर गया तो इसकी जान को खतरा होगा और ये फिर से मारा जाएगा। और वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो येन की मदद करे एंड यूरी इतने जोर से रोने लगती है कि युर्सुला को उसकी बात मानने ही पड़ती है। ठीक है मेरी बच्ची, इस बेवकूफ को बचाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। और युर्सुला ये डिसाइड करती है कि जब तक वो खुद से डंजन से निकलने के काबिल नहीं हो जाता वो उसे तब तक ट्रेन करेगी। एंड युर्सुला ये सोचकर उसे जबरदस्ती से डंजन में खींचकर
ले जाती है और येन अभी भी ये सोच रहा होता है कि मुझसे ये खतरनाक ट्रेनिंग नहीं होगी। यूर्सुला उसे एक अंधेरे कॉरिडोर में लेकर जाती है एंड इतने ज्यादा अंधेरे को देखकर येन कहने लगता है कि ये जगह तो मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा काली है। ये सुनकर यूर्सुला उसके सिर पर एक टपली मारती है। अबे चुप करना, जब देखो बकर बकर करता रहता है। और यूर्सुला येन को समझाती है कि तुम्हारी लेफ्ट आंख में वर्ल्ड ट्री की पावर है एंड अगर तुम इस आंख की पावर को यूज करना सीख गए तो तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख पाओगे। एंड यूर्सुला उसे ध्यान लगाने को कहती है। येन अब उसकी बात सुनकर ध्यान लगाने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका ध्यान यूरी की तरफ चला जाता है, पर इससे उसे हेल्प ही मिलती है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। हाँ फाइनली चलो तुम कुछ तो सीखे। एंड ये कहने के बाद यूर्सुला बिना किसी वार्निंग के एक बड़ा सा पत्थर एक सोते हुए मॉन्स्टर पर फेंक देती है। वो एक आईबॉल मॉन्स्टर होता है एंड वो गुस्से में जाग उठता है एंड वो इधर उधर कूद कर तोड़ फोड़ करने लगता है। और अब यूर्सुला येन से कहती है कि तुम इसके सारे अटैक्स को डॉज करो। येन कहता है कि ये कैसा लेसन है, मेरा अप्राइजल स्किल ऐसे काम नहीं करता। एंड एक बार फिर से वो उसके सिर पे टपली मारती है एंड वो उससे कहती है कि कम से कम एक बार कोशिश तो कर मूर्ख। और वो कहती है कि तुम्हारी स्पिरिट आई अप्राइजल स्किल को नए तरीके से यूज कर सकती है। एंड देन वो अपनी आंख का इस्तेमाल करने लगता है और वो देखता है कि मॉन्स्टर उसके दाएं कान पर वार करने वाला है। और जब उसे ये समझ आ जाता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है और वो जैसे ही उसके अटैक को डॉज करने का वेट ही कर रहा था, पर इसके बावजूद वो उसका कान काट देता है और दर्द होने की वजह से वो चिल्ला उठता है। पर यूर्सुला बिल्कुल ठीक टाइम पर एक बैरियर बना देती है एंड वर्ल्ड ट्री की ड्रॉप्स उसका कान बिल्कुल ठीक कर देती है। और वो येन से कहने लगती है, बेटा तू तो बुरा फंसा, तुझे जितनी भी बार चोट लगेगी मैं तुझे ठीक करूंगी, यानी तू यहाँ से भाग नहीं सकता। और अब वो एक आंख वाला मॉन्स्टर उसकी तरफ फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार येन अपनी आंख का ठीक ढंग से इस्तेमाल करता है। वो देखता है कि अब मॉन्स्टर उसके बाएं पैर पर अटैक करेगा एंड वो एग्जैक्ट टाइमिंग देखकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। एंड इसके बाद वो बहुत खुश होता है, यस मैंने इसके अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन तभी पीछे से एक और मॉन्स्टर आकर उसका ध्यान भटकाता है एंड उस पर वार कर देता है। यूर्सुला उसे कहती है कि अभी तो तूने अटैक को डॉज ही करना सीखा है पागल, और खुशी तो ऐसे मना रहा है जैसे कि तू लंका जीत लाया हो। सही से फोकस कर वरना इस बार तेरा कान मैं काट दूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि येन का पूरा एक हफ्ता उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने में ही निकल जाता है। और इस एक हफ्ते में येन ने अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रैक्टिस की थी और अब वो सिर्फ अटैक की टाइमिंग ही नहीं बल्कि लोकेशन को भी समझ सकता है। लेकिन जब कभी भी वो ओवर कॉन्फिडेंट होने लगता है, मॉन्स्टर उस पर पीछे से हमला करके उसको उसकी औकात याद दिला देता है। तब उसे यूर्सुला हील करती है और वो कहती है कि येन तुम्हारा पहला लेसन पास हुआ और अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और यूर्सुला ये कहकर उसे सीधा चैलेंज देती है कि तुम्हें इस आईबॉल मॉन्स्टर को हराना होगा। और ये सुनकर येन कांपने लगता है और वो तुरंत बोलने लगता है कि मेरी जॉब क्लास कॉम्बैक्ट के लिए बहुत लो है। यूर्सुला उसके सिर का फिर से तबला बना देती है और वो उससे कहने लगती है रोना बंद कर और ये ले। वो उसे वर्ल्ड ट्री की एक शाखा तोड़कर देती है और वो येन से कहती है कि इसे तलवार की तरह इस्तेमाल कर और हाँ हार के मत आइयो। और येन अब ये सोचने लगता है कि वो मॉन्स्टर की मूवमेंट को तो देख ही सकता है तो मॉन्स्टर को हराना आसान होगा। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट अटैक करता है उसे उसकी असलियत पता चल जाती है। वो देखता है कि उसके अटैक तो मॉन्स्टर तक पहुंच ही नहीं रहे और अब बेशर्म होकर वो यूर्सुला से पूछता है क्या तुम मुझे कोई टिप्स दोगी। यूर्सुला उसे कहती है कि अपनी स्पिरिट आई का इस्तेमाल कर पागल। और ये सुनकर येन उस मॉन्स्टर की मूवमेंट्स को ध्यान से एनालाइज करता है एंड तभी बिना किसी वार्निंग के उसका अप्राइजल स्किल अपग्रेड हो जाता है एंड इससे वो मॉन्स्टर की मूवमेंट को स्लो मोशन में देख सकता था। एंड अब जैसे ही वो मॉन्स्टर अपना अगला अटैक करने के लिए येन की तरफ आता है तो येन उसकी मूवमेंट को पहले ही जानकर उसे तुरंत जमीन में पटक देता है और ऐसा करने के बाद वो खुद हैरान हो जाता है, आए मैंने ये कैसे कर लिया भाई। पर तभी यूर्सुला उसके सिर पर अपना हाथ मारती है, अबे तूने तो अभी तक सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को हराया है और तू अभी से ही खुद को इतना स्ट्रॉन्ग समझने लगा। और वो ये कहकर येन को अगला टास्क देती है, तुम्हारा अगला टास्क ये है कि इस डंजन के अंदर जितने भी आईबॉल मॉन्स्टर हैं तुम्हें इन सभी मॉन्स्टर्स को हराना होगा। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और वो फटाफट अपने काम पर लग जाता है और यूर्सुला ने जितना टाइम सोचा था येन उससे पहले ही गुफा में मॉन्स्टर्स का ढेर लगा देता है। अब यूर्सुला उसे नया टास्क देती है कि तुझे मॉन्स्टर्स की एबिलिटी को देखकर उन्हें कॉपी करना होगा। येन ये सुनते ही मना कर देता है, ना ये किसी भी ह्यूमन की बस की बात नहीं है। यूर्सुला कहती है तो मैंने कौन सा कहा कि ह्यूमन ये सब कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो ये स्पिरिट आई है इससे तुम जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर वो मॉन्स्टर की तरफ घूरने लगता है और जैसे ही उसका थोड़ा फोकस बनता है उसे उन मॉन्स्टर की सुपर एक्सेलरेशन एबिलिटी मिल जाती है। और ऐसा होने के बाद येन अपना संतुलन खोने लगता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई हो। और अब यूर्सुला उससे कहती है कि जो एबिलिटी तुम्हारे पास अभी अभी आई है उसका इस्तेमाल करके दिखा। येन कहता है ठीक है। येन स्टार्ट पोजीशन में आता है एंड वो एकदम से बहुत तेज भागता है, पर उसका शरीर बहुत कमजोर होता है जो कि उसकी इतनी ज्यादा स्पीड के लिए नहीं बना था। और जिसका डर था वही होता है, उसका शरीर उसकी इतनी ज्यादा स्पीड को सह
नहीं पाता और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उर्सुला अब उस पर हंसती है एंड वो वर्ल्ड ट्री की ड्रॉप्स उसके ऊपर डालती है। चल बे लड़के, उठकर दोबारा ट्राई कर। यन अब कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन उर्सुला उसे बताती है कि अभी तेरी बॉडी इतनी स्पीड के लिए नहीं बनी है और इसीलिए तुझे कंटिन्यू भागकर प्रैक्टिस करनी होगी और तुझे ये तब तक करना होगा जब तक तेरे शरीर को इतनी ज्यादा स्पीड की आदत नहीं हो जाती। यन अब बार बार भागता है, वो बीच में लड़खड़ाकर गिरता भी है, बेहोश भी हो जाता है, लेकिन उर्सुला उस पर वर्ल्ड ट्री की ड्रॉप्स डालकर उसे फिर पहले जैसा ठीक कर देती है और यन ये सब चीजें हजारों बार करता है और फाइनली एक दिन यन का शरीर इतना ज्यादा ताकतवर तो हो गया था कि वो उसकी स्पीड को झेल सके। लेकिन अब उर्सुला उसके सामने एक नया चैलेंज लाकर खड़ा कर देती है। यन बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है एंड वो घूमकर उसकी तरफ देखकर कहता है, बताइए ना मुझे क्या सीखना है। लेकिन तभी उर्सुला बिना किसी वार्निंग के एक फायर बॉल उसकी तरफ थ्रो करती है। यन गुस्से में चिल्लाता है कि आखिर ये तुमने क्या किया। तभी उर्सुला कहती है कि मुझे ये सीखना है कि बिना स्पेल चैंट किए हुए मैजिक कैसे किया जाता है और यन अब अपराइज करने लगता है, लेकिन तभी एक और फायर बॉल आकर उसके मुंह पर लगती है और वो जलकर पापड़ हो जाता है और अब उर्सुला उसका इलाज करती है एंड थोड़ी देर के बाद फिर से उस पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ यन बिना किसी स्पेल के चैंट किए हुए फायर बॉल थ्रो करना सीख जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसके पास माना खत्म हो चुका था। यूरी तुरंत अपने हाथों से एक वर्ल्ड ट्री का ड्रॉप गिराती है जिससे उसका माना पहले से भी ज्यादा हो जाता है और यूरी उसकी माना कैपेसिटी को भी बढ़ा देती है और वो कंटिन्यू आधा महीना और उस ट्रेनिंग को करता है एंड अब आधे महीने में ही वो 1000 से ज्यादा फायरबॉल निकालना सीख चुका था और इसके साथ साथ ही वो इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक भी यूज कर सकता है। उर्सुला उसे कहती है कि अब वो फाइनली अकेला डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले तुम्हारा एक टेस्ट होगा। वो उसे एक जाइंट मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लेकर जाती है, लेकिन उस इतने बड़े जाइंट मॉन्स्टर को देखकर उसका पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है और उसकी फटके चौराहा हो जाती है। लेकिन फिर उर्सुला उसे याद दिलाती है कि तुमने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी है, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और इस वक्त तुम इस मॉन्स्टर से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये कहकर वो सीधा उस जाइंट मॉन्स्टर के सामने यन को धकेल देती है। यन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एंड वो अपनी फायर बॉल को जलाकर उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है, लेकिन वो फायर बॉल्स उसने हड़बड़ाते हुए थ्रो की थी और इसीलिए एक भी फायर बॉल उस मॉन्स्टर को नहीं लगती। पर उसकी फायर बॉल्स ने एक काम तो कर दिया था, उन फायर बॉल्स की वजह से वहाँ धुआं धुआं हो जाता है जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है एंड यन अपनी सुपर स्पीड का यूज करके उसके पीछे आ जाता है। एंड अब इससे पहले कि बियर उस पर हमला करता, यन अपनी सुपर अपराइजर स्किल का यूज करके सब कुछ स्लो मोशन में कर देता है एंड देन वो एक पावरफुल विंड स्पेल चलाता है एंड देन वो बिना रुके फायर बॉल्स का अटैक करने लगता है, जो कि आधी उस मॉन्स्टर को लगती है और आधी नहीं लगती। पर जितनी भी उस मॉन्स्टर को लगी थी वो उस मॉन्स्टर को गिराने के लिए काफी होती हैं। और फिर यन उस मॉन्स्टर बियर की एबिलिटी को अपराइज करता है और वो उसकी S+ रैंक की स्टील कटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि उसके अटैक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूरेबिलिटी और पासिंग पावर देती है। लेकिन स्किल एब्जॉर्ब करने के बाद उसके सिर में दर्द होने लगता है एंड देन उर्सुला कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रेन करा है एंड अब तुम डंजन अकेले एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो। एंड देन वो उसे वर्ल्ड ट्री के पास लेकर जाती है एंड वो कहती है कि जाने से पहले वो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहती है एंड वो गिफ्ट होता है वर्ल्ड ट्री का बचा हुआ स्पिरिट कोर, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होता है एंड इसीलिए यन इस गिफ्ट को रखने से मना कर देता है। लेकिन उर्सुला कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं रहेगा, जब तुम मर जाओगे तब ये स्पिरिट कोर वापस से इसी वर्ल्ड ट्री में समा जाएगा। एंड देन उर्सुला फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस स्पिरिट कोर को यन की प्रोस्थेटिक आइस के साथ फ्यूज कर देती है, लेकिन उसे अपने में कुछ खास बदलाव नहीं लगता। और अब यन यूरी को थैंक यू करने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि यूरी वहाँ नहीं होती। और अब यन उर्सुला से पूछता है कि यूरी कहाँ गई, और तभी यूरी की आवाज उसकी प्रोस्थेटिक आइस से आने लगती है एंड देन यूरी वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। यन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी उसके साथ ये हुआ क्या है। उर्सुला उसे बताती है कि तुम्हारी आंख में वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट कोर है, जो कि बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि इस पूरे बड़े से वर्ल्ड ट्री का रिप्लेसमेंट है एंड इसका मतलब ये है कि यूरी तुम्हारे आंख के अंदर ही रह सकती है और तुम जहाँ मर्जी जाओगे ये भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। एंड अब यूरी भी बहुत खुश होती है एंड वो यन से कहती है कि जब भी तुम्हें चोट लगेगी मैं अपनी वर्ल्ड ट्री के ड्रॉप से तुम्हारी सारी चोटें ठीक कर दूंगी। यन भी इसके लिए थैंकफुल होता है, लेकिन फिर भी वो एक बार उर्सुला से पूछता है कि क्या वो वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट कोर उसके साथ लेकर जाना ठीक होगा, और यन ये बोलकर ही हटता है कि तभी उर्सुला अपने हील वाले जूतों के साथ उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारती है। उर्सुला ये चाहती थी कि यूरी किसी भी रैंडम इंसान के साथ ना जाए, पर साथ ही साथ वो ये भी चाहती थी कि यूरी पूरी दुनिया घूमे और नए दोस्तों से मिले, और इसीलिए उर्सुला ने ये डिसाइड किया था कि वो उसे यन के साथ भेजेगी, क्योंकि उर्सुला ये जानती थी कि यन चाहे जितना मर्जी बेवकूफ हो मगर वो दिल का बेकार नहीं है, और यन भी ये कसम खाता है कि वो यूरी का अपने से भी ज्यादा ध्यान रखेगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी कसम निभाओ, वरना मुझे तो तुम जानते ही हो ना। एंड ये कहकर उर्सुला उसके हाथ
हाथ पर एक ग्लोइंग टैटू बनाती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि इनफाइनाइट स्टोरेज स्पेल होता है। एंड इसके बाद वो एक स्पिरिट स्वॉर्ड को निकालती है, जो कि उसने यूरी के दिए गए रॉ मटेरियल से बनाई थी। एंड वो स्वॉर्ड येन को पकड़ाकर उससे कहती है इस स्वॉर्ड को तू अपने स्टोरेज स्पेस में डाल ले। लेकिन फिर अचानक से यूर्सुला का दिमाग पता नहीं कैसे घूम जाता है एंड वो स्वॉर्ड उसको देने से पहले ही उसकी आंख में घुसेड़ देती है एंड उसका मुंह पकड़ के एक मैजिक स्टोन उसके मुंह में ठूस देती है। एंड येन को कुछ भी समझ नहीं आया था और इसीलिए यूर्सुला उससे बताती है कि शांत रहे बच्चे, और वो उसे समझाती है कि तुम्हारी दोनों आंखें एक सेज स्टोन से रिप्लेस हो चुकी हैं, जो कि हम दोनों के बीच में एक मेंटल लिंक को बना देगी। यानी कि बेसिकली यूर्सुला उसके दिमाग में ही बैठी रहेगी और वो दोनों कभी भी बातें कर सकते हैं। और तो और यूर्सुला उसके दिमाग में चल रहे हर एक सीन को देख सकती है। एंड फिर वो सीरियस टोन में येन से कहती है कि तुमने अगर यूरी के बारे में कुछ भी गलत सोचा या उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो मुझे साफ पता चल जाएगा और फिर मैं तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगी। टू बी ऑनेस्ट, ये सुनकर येन की फट जाती है बिल्कुल। एंड देन फिर सिचुएशन को लाइट करने के लिए वो यूरी से पूछता है कि जब तुम सरफेस पर जाओगी तब तुम्हारा क्या प्लान है। एंड यूरी येन को कहती है कि वो सबसे पहले सरफेस पर जाकर अपनी बहनों से मिलना चाहती है, यानी कि यूरी के जैसे और भी वर्ल्ड ट्रीज हैं जिन्हें कि वो अपनी बहनें बताती है। एंड देन यूर्सुला येन को बताती है कि पहले सिर्फ एक ही वर्ल्ड ट्री था, लेकिन फिर एक दिन वो वर्ल्ड ट्री 9 पार्ट्स में टूट गया एंड यूरी भी उन्हीं 9 पार्ट्स में से एक है और जो बाकी के पार्ट्स बचे वो उसकी बहनें हैं। एंड देन येन यूरी से वादा करता है कि चाहे उसे पूरी दुनिया ही क्यों ना घूमना पड़े, वो यूरी को उसकी बहनों से जरूर मिलवाएगा। एंड इसके बाद येन अपना सफर शुरू कर देता है एंड जहाँ भी येन को दिक्कत आती है यूर्सुला उसे वहाँ गाइड करती है कि तुम्हें कौन सा रास्ता लेना है, तुम्हारे सामने कौन कौन से मॉन्स्टर्स आएंगे। यूर्सुला येन को सब चीजों में गाइड करती है। एंड अब रास्ते में येन ये नोटिस करता है कि उसके लिए एस रैंक मॉन्स्टर को हराना काफी इजी हो चुका है। एंड वो ये भी नोटिस करता है कि अब एबिलिटी एब्जॉर्ब करते वक्त उसके सिर में दर्द भी नहीं होता, क्योंकि यूरी उसे तुरंत हील कर देती है। और डंजन में चलते चलते वो बॉस के कमरे तक पहुंच जाता है एंड यूर्सुला उसे समझाती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हराएगा वो अगले फ्लोर तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड ये सुनकर येन थोड़ा डर जाता है, क्योंकि बॉस मॉन्स्टर अब तक का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर होगा। लेकिन यूरी और यूर्सुला उसे हिम्मत देती हैं और वो कहती है कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। एंड उनकी ये सारी बातें सुनकर उसे मोटिवेशन सी आ जाती है। एंड वो जैसे ही दरवाजे को ओपन करता है उसके सामने एक बड़ा सा डंजिन कोर दिखाई देता है एंड अचानक से फ्लोर पर एक बड़ा सा सर्कल चमकने लगता है एंड उस सर्कल में से बड़ा सा स्टोन ग्लेम बाहर आने लगता है। एंड अब येन यूरी से कहता है कि वो वापस उसकी आंख में चली जाए। एंड इसके बाद येन बिना किसी देरी के ग्लेम की तरफ दौड़ता है। येन बड़ी आसानी से उसके पहले अटैक से तो बच जाता है, लेकिन अगले ही पल ग्लेम उस पर जोर का पंच मार देता है। लेकिन येन तुरंत अपनी एक्वायर्ड स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके हाथ स्टील से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस पंच के प्रेशर से उसकी लेग के मसल्स फट जाते हैं। लेकिन यूरी उसे तुरंत हील कर देती है। फिर येन अपनी डिसॉल्विंग पॉइजन स्किल का यूज करता है, जो कि उसने बहुत बड़े स्नेक को मारकर हासिल की थी, और इस पॉइजन स्किल से वो ग्लेम का हाथ पिघला देता है। एंड इसके बाद ग्लेम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो एक के बाद एक और भी पावरफुल अटैक्स करने लगता है। येन बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बचता है एंड वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। एंड उसे ये समझ आ गया था कि वो ग्लेम के पास तो नहीं जा सकता। एंड देन यूर्सुला उसे एडवाइस करती है कि वो अपनी सबसे पावरफुल स्किल का यूज करे, क्योंकि अब उसके पास इतनी माना है कि वो उस स्किल को कास्ट कर सके। येन अब यूर्सुला की बात को मान जाता है एंड वो अपनी अल्टीमेट स्किल नोवा स्ट्राइक को समन करता है। एंड उस स्किल से वो जैसे ही ग्लेम पर अटैक करता है तो उस अटैक से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं एंड वो मॉन्स्टर हार जाता है। एंड ये देखकर येन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकता है। एंड देन यूरी उसके शरीर से बाहर आती है एंड वो उसे हील करने लग जाती है। एंड अब येन यूरी के हाथ को थाम कर उसका शुक्रिया अदा करने लगता है एंड इस पर यूरी थोड़ी थोड़ी शर्माने लगती है। पर यूर्सुला जब ये देखती है तो उसे बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आती एंड वो उन दोनों से कहती है कि तुम लोग रोमांस करना बंद करो और येन तुम ग्लेम का प्रॉपर अप्राइजल करो पहले। एंड अब येन ग्लेम के बचे हुए रिमेन्स को अप्राइज करता है, जिससे उसे काफी ज्यादा हाई लेवल के डिफेंसिव और ऑफेंसिव एबिलिटीज मिलती हैं। एंड अब यूर्सुला उसे कहती है कि वो डंजिन के कोर को भी अप्राइज कर सकता है, पर येन थोड़ा डाउटफुल होता है कि क्या ये करना सेफ होगा या नहीं। पर तभी यूर्सुला बिना किसी वार्निंग के डंजिन के कोर के पास जाती है एंड वो उस कोर को खुद ही अप्राइज कर देती है। एंड फिर उसे पता चलता है कि ये वर्ल्ड ट्री के कोर के जैसा ही है एंड इससे येन की प्रोस्थेटिक आई को और भी ज्यादा पावर मिल सकती है। एंड यूर्सुला उसे बताती है कि अगर वो और भी ज्यादा डंजिन बॉसेस को हरा सके तो वो और भी ज्यादा डंजिन कोर्स का इस्तेमाल करके अपनी स्पिरिट आई को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। ये सुनकर येन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड देन इसके बाद वो लोग बॉस रूम से बाहर चले जाते हैं एंड हम देखते हैं कि बॉस रूम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। यूर्सुला समझाती है कि डंजिन कोर अब हमेशा के लिए गायब हो चुका है और ये डंजिन हमेशा के लिए सील हो गया है, और इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड ट्री तक पहुंचने का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद हो गया है। एंड जिस होल से येन शुरू में वर्ल्ड ट्री के पास गिरा था वो होल भी अब तक बंद हो गया होगा, तो कोई भी अब उस होल में गिरकर वर्ल्ड ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसे वहां रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड देन इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो यूरी और येन के साथ उनके सफर पर चलेगी। एंड देन हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो लोग सरफेस पर पहुंच जाते हैं। तभी हम
देखते हैं कि शहर के बीचों बीच में एक स्वॉर्ड्समैन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और वो स्वॉर्डमैन कोई और नहीं बल्कि जोड होता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है और वो अपने दोस्तों को डंजिन की कहानी बताने लगता है कि कैसे उनकी पार्टी डंजिन के अंदर हेलहाउंड्स के साथ गिर गई और उन्हें तो ये तक लगा था कि वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर तो नहीं निकल पाएंगे। और अब जोड अपने दोस्तों को झूठी मूठी कहानी सुनाने लगता है और वो सबके सामने ये दिखाने लगता है कि येन ने उन लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और वो अपनी बातों को कहते वक्त इतना दुख जता रहा होता है कि उसके दोस्तों को लगता है कि हाँ ये सच ही बोल रहा होगा। पर तभी येन जोड के एकदम पीछे खड़ा होता है, जिसे देखकर जोड 1 मिनट के लिए तो भौचक्का हो जाता है और वो हैरानी में अपने ड्रिंक को थूक देता है और उसे देखकर वो एकदम से कहने लगता है, तू तो डंजिन के अंदर मर गया था ना, तू अभी तक जिंदा कैसे है? पर येन बिल्कुल चिल होते हुए कहता है, मैंने बस उन हेलहाउंड्स को हरा दिया। पर इस बात पर जोड यकीन नहीं करता और वो उससे गुस्से में सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। पर तभी उसके एडवेंचरर दोस्त कहते हैं कि तुम्हें खुशी नहीं हो रही, तुम्हारी पार्टी का मेंबर जिंदा बच गया है। पर तभी येन कहता है कि इसको कैसी खुशी होगी और येन उन लोगों को उसकी सच्चाई बताने लगता है कि कैसे जोड और जूलिन ने उसे पैरालाइज करके हेलहाउंड्स के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। और ये सुनकर वो एडवेंचरर गुस्से में पागल हो जाते हैं और उनके हाथ में चम्मच, कटोरी, थाली, चमचे जो भी आते हैं वो सब जोड पर मारने लगते हैं। पर येन उन लोगों को ही रोकने लगता है और वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, चाहे इसने जो मर्जी किया हो, पर ये पहला इंसान है जिसने मुझे जरूरत पड़ने पर अपनी पार्टी में लिया था और इसके लिए वो उस गधे का शुक्रिया अदा करता है। एंड देन वहाँ से वो चला जाता है और येन के इस एटीट्यूड को देखकर वहाँ सारे लोग हैरान तो हुए थे, लेकिन साथ ही साथ वो एन से इम्प्रेस भी हो गए थे। एंड देन इसके बाद यूरी और यूर्सला एक नए डंजिन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो लोग एक के बाद एक डंजिन बॉसेस को हरा रहे होते हैं एंड उनके डंजिन कोर्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। उन लोगों का सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि उन्हें वर्ल्ड ट्री ढूंढना होता है, लेकिन अब तक उन्हें कई महीने हो चुके थे और वर्ल्ड ट्री की उन्हें कोई खबर नहीं मिलती। एंड एक दिन वो डंजिन बॉस को हरा कर वापिस ही आ रहे होते हैं कि तभी उन्हें दूर से किसी के चीखने की आवाज आती है। एंड जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स एक घोड़ा गाड़ी पर अटैक कर रहे होते हैं। एंड अब येन बिना कोई देरी किए मॉन्स्टर्स को मारकर उनका सफाया कर देता है एंड उनकी एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड दूसरी तरफ यूरी और यूर्सला उन लोगों को हील करने लग जाती है एंड वो लोग कोई और नहीं बल्कि सोल्जर्स होते हैं। तभी येन उन लोगों के पास जाता है तो वो वहाँ एक गुलाबी बालों वाली लड़की को देखता है एंड वो गुलाबी बालों वाली लड़की जैसे ही येन को देखती है वो उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है एंड वो उसे कसकर पकड़ लेती है एंड वो पूरी एक्साइटेड होकर कहने लगती है, यस फाइनली मेरा हीरो आ गया। एंड दूसरी तरफ हमारा येन बिल्कुल कंफ्यूज होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है भाई। एंड तभी येन को ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम क्लाउडिया है, जो कि इस किंगडम की तीसरी प्रिंसेस है। एंड उसके साथ जो आदमी होता है उसका नाम जैस्पर होता है, जो कि मर्चेंट गिल्ड का लीडर होता है। एंड अब क्लाउडिया येन और उसकी टीम को पैलेस में आने का इन्विटेशन देती है ताकि वो उन लोगों का प्रॉपरली धन्यवाद कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपनी टीम के साथ पैलेस में पहुंचता है वैसे ही क्लाउडिया बिना किसी शर्म से येन के साथ चिपकने लगती है। उसे ऐसा करते देखकर यूरी को जलन महसूस होने लगती है एंड वो उन दोनों के बीच में आ जाती है और वो उस लड़की को धमकी दे देती है कि मैं येन की वाइफ हूँ तो तुम इनसे थोड़ा दूर रहो। और यूरी के मुंह से ये सब सुनकर येन बिल्कुल शॉक हो जाता है, पर असली झटका तो उसे तब लगता है जब क्लाउडिया कहती है, वेल मैं तो उसकी दूसरी वाइफ बनने के लिए भी रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना सुनने के बाद क्लाउडिया और यूरी में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है कि कौन येन की पहली पत्नी बनेगी और कौन दूसरी। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब मर्चेंट विस्पर येन के पास आता है एंड वो कहने लगता है कि इन दोनों को तुम छोड़ो, तुम ना मुझसे शादी कर लो। और यहाँ पर येन बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्या बकरा है भाई। वो इतना शॉक इसीलिए था क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जैक विस्पर लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी इंटरेस्टेड होता है। एंड अब जैस्पर उसे बताता है कि इसके लिए एक खास वजह है। एंड फिर वो उसकी टीम को पैलेस के एक ऐसे कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स रखे हुए थे। एंड फिर जैस्पर उन्हें समझाता है कि मुझे रेयर जेमस्टोन्स को इकट्ठा करने का बहुत शौक है। एंड वो येन से कहने लगता है कि तुम्हारी लेफ्ट आई बहुत ही रेयर और पावरफुल जेमस्टोन है, जो कि इस पूरी दुनिया में बहुत 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 रेयर है। पर येन इस बात से शॉक होता है कि जैस्पर ने उसका राज कैसे जान लिया भाई। एंड देन जैस्पर उसे एक कहानी सुनाता है जिसमें कि असली वर्ल्ड ट्री की बात होती है। वो येन को सुनाने लगता है कि वर्ल्ड ट्री ने अपनी सारी शक्ति खत्म करके डीमन लॉर्ड को सील कर दिया था एंड देन वर्ल्ड ट्री इस दुनिया से गायब हो गया। एंड जैस्पर उससे कहता है कि वो बहुत सालों से इस स्पिरिट कोर को ढूंढ रहा था एंड अब फाइनली जब वो उसे मिल गया है तो वो हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहता है। येन उसकी इस बात को मना करना चाहता है क्योंकि यहाँ आफ्टर ऑल वो स्ट्रेट है यार। पर यूर्सला येन को समझाती है कि जैस्पर के पास बहुत सारे पैसे ही नहीं है बल्कि उसके पास वर्ल्ड ट्री की बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है एंड अगर हम उसकी मदद करेंगे तो हमें और भी ज्यादा वर्ल्ड ट्रीज को ढूंढने में आसानी होगी। एंड अब येन मजबूरी को समझता है एंड उसके प्रपोजल के लिए हाँ कर देता है। पर साथ ही में वो उससे एक बात समझा देता है कि शुरुआत में हमारी बात सिर्फ दोस्ती तक ही रहेगी और जैस्पर को भी इस पर कोई दिक्कत नहीं होती। और वो थोड़ा सा हंसता है और वो कहता है कि एक दिन येन भी उसकी प्राउड टीम का मेंबर बनेगा। एंड कुछ टाइम के बाद येन, यूरी और यूर्सला एक छुपे हुए डंजन में जाने का सोचते हैं एंड उस डंजन का पता जैस्पर ने बताया था। और साथ ही में उन लोगों को ये उम्मीद होती है कि वहाँ पर यूरी की बहनें मिल सकती हैं। और अब येन अकेला ही उस डंजन के अंदर चला जाता है पर डंजन
के अंदर जाने पर भी उसे डेड एंड ही मिलता है। एंड तभी उसके माइंड में बैठी हुई उर्सुला उसे बताती है कि दीवार पर एक टेलीपोर्टेशन स्पेल लगा हुआ है जिसे टच करने से पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही यन उस दीवार को टच करता है वो एक बड़े से जंगल में टेलीपोर्ट हो जाता है। और अचानक से इतने बड़े जंगल को देखकर वो घबरा जाता है कि इतने से डंजियन में इतना बड़ा जंगल कैसे आ गया भाई। एंड उर्सुला उसे बताती है कि ये एक इल्यूजन है जिससे डंजियन का स्ट्रक्चर पूरा ही चेंज हो गया और इतना बड़ा इल्यूजन भी सिर्फ वर्ल्ड ट्री ही बना सकता है, यानी कि वो इल्यूजन किसी और ने नहीं बल्कि यूरी की बहन ने ही बनाया था। एंड तभी उन लोगों को एक आवाज आती है एंड यूरी उस आवाज को तुरंत पहचान लेती है कि ये आवाज तो मेरी शैतान बहन। एंड पीना यन के अंदर से बाहर आती है एंड यूरी से बात करने लगती है। पीना यूरी से कहती है कि वो उसे देखकर बहुत खुश है एंड वो उससे डंजियन के एंड में मिलना चाहती है। यन उस शैतान लड़की पीना से कहने लगता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई है, तुम डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके इसे अपने पास ही क्यों नहीं बुला लेती। लेकिन पीना उन्हें कोई बहाना बनाकर गुमराह कर देती है और वो कहती है कि मैं टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं कर सकती अभी एंड इसीलिए तुम्हें खुद मेरे पास चलकर आना होगा। एंड यूरी इस काम के लिए बिना किसी शिकायत के मान जाती है। एंड पीना यूरी से कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए और सारा काम अपने बॉयफ्रेंड को करने देना चाहिए। और ये सुनकर यूरी फिर से शर्मा जाती है। एंड यन यूरी से कहता है कि उसे वापस से उसकी आंख में चले जाना चाहिए क्योंकि डंजियन बहुत खतरनाक हो सकता है। एंड अब पीना यन के ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है एंड वो उससे कहने लगती है कि उसने पूरे जंगल में 100 से भी ज्यादा ट्रैप्स बिछा रखे हैं जिनमें कि मॉन्स्टर्स तुम पर कहीं से भी हमला कर सकते हैं एंड मेरे सेट किए हुए इन ट्रैप्स से कोई भी नहीं बच सकता। एंड ये सुनकर यन हल्की सी स्माइल देता है एंड वो कहता है देखते हैं, और फिर वो सीधा चल पड़ता है। एंड उर्सुला भी अपनी एनालाइजिंग को शुरू कर देती है ताकि वो यन को गाइड कर सके। एंड यन अपनी राइट आई का यूज करके ट्रैप्स की रियल लोकेशन को जान जाता है एंड वो उन ट्रैप्स को डॉज करते हुए जंगल में स्पीड रन करने लगता है। एंड उसको इतने बढ़िया से ट्रैप से डॉज करते देख पीना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड वो यन से कहने लगती है कि कम से कम प्रिटेंड ही कर लो भाई कि तुम्हें ट्रैप से मुश्किल हो रही है, मैंने इतनी मेहनत से ये ट्रैप्स लगाए थे। एंड यूरी यन को बताती है कि पीना को नई नई चीजें बनाना और लोगों को एंटरटेन करने का बहुत शौक है, लेकिन यन यूरी से बिना किसी झिझक के कहता है कि उसका ये एंटरटेनमेंट लोगों की जान भी ले सकता है। एंड क्योंकि पीना उनको लाइव देख सकती थी एंड इसीलिए वो यन की बात को सुनकर कहती है कि वो कोई कातिल नहीं है। एंड वो कहती है कि मैं लोगों को तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकालती जब तक मुझे ये नहीं लगता कि उनको सच में कोई दिक्कत आ रही है या फिर उन्हें असलियत में कोई खतरा हो। एंड अब पीना यन को धमकी देती है कि अगले राउंड में तुम्हें और भी दिक्कत आने वाली है एंड अब अगले राउंड में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे एंड इसीलिए तुम्हें अभी ही हार मान लेनी चाहिए। एंड ये सुनकर यन फिर से एक स्माइल देता है एंड वो कहने लगता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं किसी भी हालत में यूरी को खुश करके रहूंगा। एंड इतनी ही देर में एक एस रैंक का प्लांट मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है एंड वो एस रैंक का मॉन्स्टर अपने स्लीपिंग फॉग का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारे यन के पास ऑल एलिमेंट रेजिस्टेंस की पावर होती है एंड इससे उसे नींद भी नहीं आती। और ये देखकर पीना और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। एंड दूसरी तरफ यन अपनी तलवार निकालता है एंड एक ही वार में मॉन्स्टर को 2 पीसेस में डिवाइड कर देता है एंड देन फिर वो उसका अप्राइजल करता है ताकि वो उसकी स्किल्स को कॉपी कर सके। एंड अब यन देखता है कि उसकी स्किल के थ्रू वो किसी भी प्लांट्स और सीड्स को जनरेट कर सकता है। वो सोच ही रहा था कि ये स्किल काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, लेकिन तभी उसके सिर पर कुछ गिरता है एंड अब यन बहुत ही हैरान होता है क्योंकि वो चीज उससे दिख नहीं रही थी और वो ये सोच रहा होता है कि मुझे मारने वाला आखिर मुझे दिख क्यों नहीं रहा। और उर्सुला उसे समझाती है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स स्टेल्थ स्किल का यूज कर रहे हैं एंड इसीलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। एंड दूसरी तरफ पीना ये देखकर हैरान हो जाती है कि यन को हेडशॉट लगने के बाद भी वो सीधा खड़ा कैसे है। यन हंस के कहता है कि उसके पास सरप्राइज अटैक से बचने की स्किल है एंड इसीलिए उस पर इन अटैक्स का कोई असर नहीं होता। एंड अब पीना को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड इससे पहले कि वो कुछ और करे उर्सुला उन छुपे हुए मॉन्स्टर्स की लोकेशन को डिटेक्ट कर लेती है एंड यन बिना एक सेकंड गवाए ग्रेविटी स्किल का इस्तेमाल करके सारे मॉन्स्टर्स को कुचल देता है। एंड जैसे ही वो मॉन्स्टर्स मरते हैं स्टेल्थ 8 दिखना शुरू हो जाते हैं एंड यन उनका तुरंत अप्राइजल कर देता है एंड इससे वो उनकी स्टेल्थ स्किल एंड एक्सप्लोजिंग लीपिंग पावर को कॉपी कर लेता है। एंड दूसरी तरफ पीना गुस्से में चीख पड़ती है और इस बार वो एक नहीं बल्कि 2 एस रैंक के मॉन्स्टर से उस पर हमला करवाती है, पर यन अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है एंड वो एक ही सेकंड में दोनों मॉन्स्टर्स को हरा देता है। एंड पीना जब ये सुनती है कि यन एक मामूली सा अप्राइजर है लेकिन फिर भी वो इतना पावरफुल है तो वो उसके सामने फाइनली हार मान लेती है। दूसरी तरफ हमें जोड को दिखाया जाता है जो कि एन की पार्टी में था, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है एंड उसकी गिल्ड के सारे दोस्त उससे दूरी बनाकर रख रहे हैं एंड जूलिन भी उसके साथ बिल्कुल अजीब बर्ताव कर रही थी एंड वो सबके सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे जोड ने उसे उस टाइम कहा हो कि वो एन को जबरदस्ती पैरालाइज करे। एंड गिल्ड के कुछ बेवकूफ लोग जूलिन की बात को मान लेते हैं एंड जोड को उस गिल्ड से बाहर निकाल देते हैं। एंड अब जोड को काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है एंड वो गुस्से में चिल्ला पड़ता है कि सब कुछ यन की वजह से हुआ है, अगर वो उस टाइम मारा जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। एंड वो गुस्से में हाई डिफिकल्टी क्वेस्ट लेने का सोचता है ताकि वो उसकी रेपुटेशन जो कि जा चुकी है उसको फिर से बना सके। एंड उसका टारगेट एक सी रैंक का मॉन्स्टर होता है जो कि उसी डंजिन में छुपा होता है जिसमें कि पीना का सीक्रेट
एंट्रेंस है। एंड उस डंजन में जाने के बाद जैसे ही वो दीवार पर हाथ रखता है उसके सामने टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। एंड अगले ही पल जोड भी जंगल में आ जाता है। एंड वो सोचता है कि उसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स ढूंढने चाहिए। एंड जोड ये सोचकर जंगल में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप में कैद हो जाता है। एंड नीचे स्पाइक्स बिछी हुई थी एंड वो सोचता है कि वो मरने वाला है एंड उसका भगवान से मिलने का दिन आ गया है। एंड जैसे ही वो उसमें गिरकर मरने वाला होता है वो एकदम से पुराने डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद उसे एक हंसती हुई आवाज सुनाई देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि पीना होती है। एंड वो हंसते हुए ये कहने लगती है कि उसके डंजन में कोई भी नहीं मर सकता। एंड जैसे ही किसी को कोई सीरियस खतरा होता है वो उसको तुरंत बाहर भेज देती है। एंड इसीलिए जोड जितनी बार चाहे उतनी बार ट्राई कर सकता है। एंड जोड ये सुनकर ये सोचने लगता है कि ये तो उसके लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि इससे वो उसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी एंड वो जितना चाहे उतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एंड अब उसकी इज्जत का सवाल होता है एंड इसीलिए वो डंजन में बार बार जाकर ट्राई करने लगता है। वो बार बार नए नए ट्रैप्स में फंसता है, बार बार घायल होता है, लेकिन स्टिल वो हार नहीं मानता। एंड जल्द ही उसके सामने एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर आ जाता है। एंड वो ग्लोरी के लालच में बिना कुछ सोचे समझे उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। बट ये मॉन्स्टर जोड की सोच से भी बहुत पावरफुल होता है एंड वो मॉन्स्टर उसे जरा सा धक्का देकर बहुत दूर उछाल देता है। एंड ये सब कुछ पीना भी देख रही होती है एंड वो हंसते हुए कहने लगती है कि जोड को अब सरेंडर कर देना चाहिए, वो उसे जहाँ से वो आया था वहाँ वापस भेज देगी। पर वो गुस्से में मना कर देता है। एंड वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जोड के चोट लगे हुए हाथ पर अपना पैर रख देता है एंड उस हाथ को वो बुरी तरह से कुचलने लगता है। एंड अब जोड बुरी तरह से चीखने लगता है। एंड इसके बाद वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उस पर अटैक करता है। एंड अब जोड लाचार हो चुका था एंड वो अपनी मौत के आने का वेट कर रहा होता है। पर तभी उसकी आंखों में तलवार की तेज रोशनी चमकती है एंड उस क्रोकोडाइल की गर्दन एक सेकंड में धड़ से अलग होती है। एंड जोड जब अपने सामने देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि एक पावरफुल एडवेंचरर उसके सामने खड़ा है जो कि एक ही बार में क्रोकोडाइल के सिर को धड़ से अलग कर चुका है। एंड जोड उसके बैग को देखकर ये एनालाइज करता है कि ये कोई रेयर जॉब क्लास या फिर कोई हाई रैंक का एडवेंचरर होगा। पर जैसे ही एन अपनी मुंडी उसकी तरफ घुमाता है जोड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? जोड हैरानी में चिल्लाने लगता है। एंड वो हैरानी में सोचने लगता है कि ये कूड़ा कचरा उठाने वाला इतने पावरफुल मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। एंड वहीं दूसरी तरफ एन एक छोटी सी स्माइल उसे पास करता है एंड वो उसे कहने लगता है कि मेरी थोड़ी एक्सरसाइज हो गई। एंड देन वो जोड की चोटों को देखता है एंड उसे हील करने को कहता है। एंड यूरी उस पर होली वाटर की ड्रॉप्स को डालती है जिससे उसकी चोटें एक सेकंड से अंदर हील हो जाती हैं। एंड ये सब कुछ देखकर जोड का दिमाग बिल्कुल घूमने लगता है। पर इससे पहले जोड और सवाल करता यन अपनी एक उंगली उसके माथे पर रखता है एंड उसे सुला देता है। एंड देन फिर वो पीना से कहता है कि ये हार मान चुका है, इसे यहाँ से तुम बाहर भेज दो। एंड इतना सब करने के बाद वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता एंड देन वो अपना स्पीड रन शुरू कर देता है एंड बॉस के कमरे तक पहुंच जाता है। एंड पीना उसे हंसकर कहती है कि वो बॉस रूम के उस पार उसका इंतजार कर रही है। एंड यन को ये टेंशन होने लगती है कि अगर उसने बॉस को हरा दिया तो कहीं वर्ल्ड ट्री तक जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद ना हो जाए। पर यूर्सुला उसे समझाती है कि जब तक डंजन कोर एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ऐसा नहीं होगा। एंड देन ये सुनकर यन बिना किसी हेजिटेशन के बॉस रूम में एंटर करता है। एंड वो देखता है कि रूम के अंदर भी पूरा का पूरा फॉरेस्ट होता है। एंड अचानक से जमीन हिलने लगती है। ये देखकर यन तुरंत हवा में उड़ता है एंड वो जमीन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि जमीन के अंदर एक जाइंट टर्टल है। यन के ऊपर टर्टल अपना पैर रखने ही वाला था पर वो बाल बाल बच जाता है। एंड तभी उसको समझ आता है कि जाइंट टर्टल बस एक इल्यूजन है। एंड वो तुरंत अपनी स्पेशल स्किल को यूज करके उस इल्यूजन को तोड़ देता है। एंड देन असली बॉस मॉन्स्टर सामने आता है जो कि एक छोटा सा प्यारा सा बेबी टर्टल होता है। एंड यूर्सुला बड़ी हैरानी से कहती है कि तू ऐसे कैसे समझ गया, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया। एंड यन उस छोटे से टर्टल को अपने हाथ में उठाता है एंड अपनी अप्राइजल स्किल का यूज करता है। एंड उस बॉस टर्टल के डिस्क्रिप्शन को देखकर यूर्सुला बिल्कुल चौंक जाती है कि ये तो 4 महान डिवाइन क्रिएटर बीस्ट में से एक है। एंड जब यन ये सुनता है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। एंड यूर्सुला उसे समझाती है कि 4 डिवाइन बीस्ट उतने ही पावरफुल होते हैं जितना कि एक ओरिजिनल वर्ल्ड ट्री होता है। एंड तब पीना उन्हें कहती है कि चलो ट्रायल कंप्लीट करना है तो इस बॉस मॉन्स्टर को हराओ। पर तब यन उस टर्टल के लिए अपनी सिंपैथी दिखाता है और वो बिल्कुल मासूम सी शक्ल बनाने लगता है। एंड उसकी मासूम सी शक्ल को देखकर पीना पिघल जाती है एंड वो कहने लगती है चलो कोई बात नहीं, उफ ठीक है यार, अब ऐसी शक्ल बनाना बंद करो, तुम अंदर आ सकते हो। एंड वो सब अब पीना से मिलने के लिए अंदर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी और उसकी बहन पीना आपस में गले मिलते हैं। पर अब पीना भावनाओं में ज्यादा ना बहते हुए यूरी से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मैं यहाँ डंजन में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। एंड यन उसकी इस बात के लिए बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। एंड इसके साथ साथ यन ये भी सोचता है कि वो लड़की एक वर्ल्ड ट्री है जो कि उसकी लेफ्ट आई को पावर देगी। एंड तभी वो बेबी टर्टल जो कि अभी तक यन के शोल्डर पर बैठा हुआ था वो नीचे उतरता है एंड वो तभी एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड अब वो टर्टल से बदली हुई लड़की कहने लगती है मैं रोहिम हूँ, पीना की गार्डियन और डिवाइन बीस्ट की बेटी। एंड वो अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। एंड हम देखते हैं कि यन तो शॉक में होता ही है पर उससे ज्यादा शॉक में तो यूर्सुला होती है। एंड यूर्सुला एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो जाती है एंड वो रोहिन को फुल रिस्पेक्ट देने लगती है।
है एंड हमारा यैन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। ये तुम क्या कर रही हो यूर्सला? एंड यूर्सला कहती है कि बिना इसकी परमिशन लिए हुए हम पीना को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। एंड ये सुनकर यैन रोहेम के सामने अपने घुटनों पर गिर जाता है, हमें प्लीज परमिशन दे दो। एंड ये देखकर रोहेम थोड़ा सा स्माइल करती है एंड वो बिना कुछ कहे उनको परमिशन दे देती है। एंड इतना ही नहीं, वो यैन को एक सेज स्टोन भी देती है एंड वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मुझे भी दुनिया देखनी है। एंड यूर्सला ये सुनकर हैरान हो जाती है एंड वो एक लंबी सांस लेती है। हाँ, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। एंड अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जेस्पर यैन को लेकर एडवेंचरर गिल्ड तक पहुँचता है। पर यहाँ हम यैन को देखते हैं जो कि थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि जेस्पर वहाँ एक बहुत बड़ा आदमी था एंड उसकी वहाँ पर बहुत इज्जत होती है एंड इतने बड़े आदमी के साथ चलने में एक अलग ही प्रेशर महसूस होता है। लेकिन जेस्पर उसके कंधे पर हाथ रखता है एंड वो कहता है कॉन्फिडेंट रहो, आज सभी को तुम्हारी असली वैल्यू पता चलेगी। एंड वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ के रिसेप्शन तुरंत जेस्पर का स्वागत करते हैं। वो तुरंत गिल्ड मास्टर को बुलाने ही वाली होती है पर जेस्पर तुरंत हाथ उठाकर मना कर देता है, मैं यहाँ कोई काम से नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ अपने दोस्तों की आइटम बेचने में मदद करने के लिए आया हूँ। वो रिसेप्शनिस्ट एन की तरफ देखती है एंड उसके एडवेंचर लाइसेंस को देखकर उसे गुस्से में बोलती है, क्या तुम एक एफ रैंक अप्राइजर हो? तुम एक मॉन्स्टर को हंट नहीं कर सकते, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? एंड वहाँ पर गिल्ड में जितने भी बंदे होते हैं वो सारे एन का मजाक उड़ाने लगते हैं एंड उन सभी लोगों को ये लगने लगता है कि यैन अपनी फेक स्किल्स शो करके जेस्पर को धोखा दे रहा है। एंड उन सारे लोगों की बातें सुनकर यैन थोड़ा सा घबरा जाता है पर जेस्पर यैन से कहता है कि इनकी तरफ ध्यान मत दो एंड सबको दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। एंड यैन अपनी इन्फिनिटी स्टोरेज से रेयर मॉन्स्टर के ड्रॉप्स निकालता है एंड वो सारे लोग इतनी रेयर आइटम्स को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज तक उन लोगों ने इन आइटम्स के बारे में सुना ही था, ना कि कभी देखा था। एंड उन लोगों को इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि एक अप्राइजर अपनी बदौलत इतनी रेयर आइटम्स को कलेक्ट भी कर सकता है। एंड इसीलिए वो सारे लोग उस पर चोरी का इल्जाम लगाने लगते हैं कि पक्का ये आइटम्स इसने किसी से चोरी किए होंगे। एंड ये सुनकर यैन को काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था एंड उसका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डाउन हो रहा था एंड वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि उसे गिल्ड में आना ही नहीं चाहिए था। तभी एक टॉम बॉय वहाँ आती है एंड वो सब पर चिल्लाने लगती है कि तुम लोग पागल हो, किसी को भी उसके काम के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। एंड वहाँ पर सारे लोग उसे पहचान जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गिल्ड मास्टर मेघान होती है। एंड उसका गुस्सा देखकर वहाँ पर सारे लोग चुप बैठ जाते हैं। एंड मेघान जब यैन को देखती है तो वो उसकी आंखों को देखकर तुरंत समझ जाती है कि उसकी आंखों में कुछ तो अलग है। एंड तभी रिसेप्शनिस्ट भी ये कंफर्म कर देती है कि सारी आइटम्स ओरिजिनल है। एंड तभी जेस्पर वहाँ पर ये अनाउंस करने लगता है कि इन सारे मॉन्स्टर्स को यैन ने खुद हंट किया है एंड इस बात की वो खुद गारंटी देता है। एंड ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट तुरंत यैन से माफी मांगती है एंड मेघान भी उससे कहने लगती है कि यैन, इस रिसेप्शनिस्ट को माफ कर दो, इसने बस तुम्हें एक अप्राइजर समझा था और इसीलिए इससे इतनी बड़ी गलती हो गई। एंड ये सब सुनकर फाइनली अब यैन को अच्छा लगना शुरू होता है एंड वो एक स्माइल करके मेघान का शुक्रिया अदा करने लगता है। एंड उसका नेचर देखकर टॉम बॉय मेघान को उसमें इंटरेस्ट आने लगता है एंड वो तुरंत उसके करीब आकर कहती है कि वो बहुत क्यूट लग रहा है एंड वो अगर चाहे तो मेघान का बॉय टॉय बन सकता है। एंड इस बात पर यैन बिल्कुल नर्वस और चुप हो जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस बात पर रिएक्ट कैसे किया जाए। एंड उससे नर्वस देखकर मेघान उससे कहने लगती है कि तुम अच्छे से सोच लो क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारी मुलाकात बार बार होती रहेगी। एंड ये कहकर मेघान अपने ऑफिस में चली जाती है। एंड अब रिसेप्शनिस्ट यैन से कहने लगती है कि वो थोड़ा टाइम यहाँ रुक जाए ताकि वो उसके आइटम्स का एस्टिमेट निकाल पाए। और तभी जेस्पर कहने लगता है कि यैन को हिडन डंजन के आइटम्स भी दिखानी चाहिए। एंड ये सुनकर वहाँ के सारे लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि यैन ने एक हिडन डंजन को भी एक्सप्लोर कर रखा है। एंड अब सभी लोग उसे एक सेलिब्रिटी से कम ट्रीट नहीं कर रहे थे पर यैन को ये अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी एंड इसीलिए वो वहाँ से भागना ही बेहतर समझता है। एंड उसके बाद में जब यैन एक गर्म पानी के टब में रेस्ट कर रहा होता है तब वो देखता है कि यूरी भी उसके टब में आ जाती है। एंड ये देखकर वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है क्योंकि उसने कभी भी बिना कपड़ों के किसी लड़की को नहीं देखा था। एंड अब पीना भी अपनी बड़ी बहन यूरी के पीछे आती है और वो यैन के तीसरे पैर का मजाक उड़ाने लगती है और साथ ही में पीना उसकी बहन यूरी को भी चिढ़ाने लगती है। पर तभी वहाँ पर यूर्सला आ जाती है और वो इतनी तेज मैजिक चला देती है कि यैन का उड़ना पक्का था। एंड वो वहाँ से उठकर तुरंत बाहर भाग जाता है ताकि उसे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस ना हो। एंड बाहर जाकर उसे कीरो दिखाई देती है जो कि वहाँ पर रिलैक्स कर रही होती है। एंड वो यैन को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसको और पीना को अपने साथ रखा। एंड वो कहने लगती है कि उसने बहुत ही टाइम बाद पीना को इतना खुश देखा है। एंड यैन अब उसको कहने लगता है कि वो बाकी की 6 बहनों को भी ढूंढने वाला है। एंड ये सुनकर कीरो उदास हो जाती है एंड वो यैन से कहने लगती है कि बहनें टोटल 6 नहीं बल्कि 7 हैं। एंड ये सुनकर यैन शॉक्ड हो जाता है। कीरो उसे समझाती है कि सबसे पुरानी वर्ल्ड ट्री इस दुनिया से गायब हो चुकी है लेकिन उसका स्पिरिट कोर वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। एंड कीरो को ये पूरा यकीन होता है कि कैना जो कि वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है वो अभी भी अपने गार्डियन के साथ कहीं ना कहीं तो जिंदा होगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है कि किसी को पता ही नहीं है कि उसे कहाँ ढूंढना है। एंड अब अगला दिन होता है एंड यैन बहुत ही अच्छे मूड के साथ उठता है एंड वो सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी वर्ल्ड ट्री की तलाश शुरू कर देनी
देनी चाहिए। एंड वो जेस्पर के ऑफिस उससे बात करने के लिए जाता है, पर वहाँ पर वो देखता है कि टॉम क्रूज मेगान भी वहाँ पर मौजूद है। एंड वो बताती है कि उसके पास उसके लिए एक खास तरह का क्वेस्ट है। मेगान कहती है कि उसका मिशन एक महमूद नाम के मिस्टीरियस ड्रैगन को मारना है। ये ड्रैगन बहुत साल पहले डीमन लॉर्ड ने बनाया था। एंड जैसे ही डीमन लॉर्ड गया, वो ड्रैगन भी उसके साथ गायब हो गया, लेकिन हाल ही में वो फिर से दिखाई दिया गया है। एंड मेगान उससे ये चाहती है कि वो उस एस रैंक के मॉन्स्टर को खत्म करे। एंड जेस्पर ये साफ कह देता है कि ये मिशन उसकी जान भी ले सकता है। एंड वो चाहते थे कि यैन इस मिशन के लिए मना कर दे, पर वो बिना किसी हेजिटेशन के इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। एंड मेघान उसका शुक्रिया अदा करती है एंड उसकी सक्सेस के लिए प्रे करने लगती है। एंड अब अगले दिन यैन उस जगह पर जाता है जहाँ पर महमूद को देखा गया था, जहाँ युर्सला उसे बताती है कि ये एक एसिड अर्थ ड्रैगन है जो कि माना को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो बताती है कि महमूद दिन के टाइम में जमीन के अंदर छुप जाते हैं। एंड अब उसे बाहर निकालने के लिए यैन अपनी तलवार को समन करता है। एंड वो अपनी अल्टीमेट स्पेल का यूज करता है, जिससे जमीन में बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। एंड अब गुस्से से महमूद बाहर आ जाता है। एंड वो जोर जोर से दहाड़ने लगता है कि किसने मेरी सुकून भरी नींद को डिस्टर्ब किया। एंड जब उसकी नजर यैन पर पड़ती है तो उसे लगता है कि ये लड़का तो काफी वीक है, पर अभी जो स्पेल उसने चलाया था उसे देखकर महमूद सोचने लगता है कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है, क्योंकि वो महमूद हमेशा से ऐसा सोचता आया था कि वो सबसे ताकतवर है, क्योंकि उसे खुद डीमन लॉर्ड ने बनाया है। एंड इसीलिए वो हमेशा से सबसे ताकतवर अपोनेंट की तलाश करता आया है जो कि उससे जबरदस्त फाइट कर सके। एंड यैन को देखकर अब उसे थोड़ी सी उम्मीद तो दिखाई देने लगी थी। एंड अब वो यैन से पूछता है कि तू है कौन। यैन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं इंसान हूँ एंड मैं आज तुझे मार कर जाऊंगा। एंड ये सुनकर महमूद हंसने लगता है और वो कहता है कि तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है, मैं डीमन लॉर्ड का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर हूँ। पर यैन उसका मजाक बनाने लगता है एंड वो कहने लगता है कि अगर तू डीमन लॉर्ड का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है फिर तो डीमन लॉर्ड भी मामूली सा ही होगा, यानी कि मैं उसे भी हरा सकता हूँ। एंड ये सुनकर महमूद का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, क्योंकि वो हर एक इंसल्ट सह सकता है, पर वो अपने मास्टर डीमन लॉर्ड के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। वो तुरंत अपनी मैजिकल बुलेट से फायर करता है, पर यैन उन्हें तुरंत डॉज कर लेता है। एंड फिर वो अपनी तेज स्पीड से महमूद की तरफ बढ़ता है एंड वो अपनी तलवार से उसके हाथ को काट देता है। ये देखकर महमूद बिल्कुल शॉक में चला गया था एंड वो सोचने लगता है कि मेरे इतने टफ हैंड्स इसने एक ही बारी में कैसे काट दिए। एंड फिर वो महमूद अपनी स्ट्रेटजी को बदलने का सोचता है। वो सीधा जमीन के नीचे चला जाता है एंड वो यैन के ठीक नीचे होता है। एंड फिर वो ऊपर आता है एंड यैन को एक ही सेकंड में अपने मुंह में भर लेता है और उसे निगल जाता है। एंड अब महमूद को लगता है कि बैटल खत्म हो चुकी है, पर अगले ही पल उसका मुंह जोर से ब्लास्ट हो जाता है एंड उसके मुंह के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, इतना सब कुछ होने के बाद भी महमूद अभी तक जिंदा था। एंड अभी तक महमूद को ये समझ आ चुका था कि ये उसकी आखिरी फाइट होने वाली है। एंड उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि उसने यैन को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि वो एक इंसान था। एंड यही चीज उसकी सबसे बड़ी गलती निकली। एंड वो बहुत नाजुक और बहुत मासूम सी आवाज में उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे कैसे हराया। एंड यैन महमूद से कहता है मैंने तेरा काम अंदर से तमाम कर दिया। ये सुनकर महमूद कंफ्यूज हो जाता है। यैन कहता है कि मैंने तुझे एनालाइज कर लिया था एंड मुझे ये भी पता था कि तेरी स्किन माना एब्जॉर्ब कर सकती है एंड इसीलिए तुझ पर बाहर से अटैक करना बेकार होगा। एंड इसीलिए मैंने अपनी अल्टीमेट स्किल से तेरे अंदर ब्लास्ट किया एंड जिससे तुझे बचने का कोई भी मौका नहीं मिला। महमूद उससे पूछता है कि फिर ब्लास्ट का असर तुझ पर क्यों नहीं हुआ। एंड इस पर यैन बताता है कि मैंने ब्लास्ट करते वक्त अपने लिए एक पावरफुल बैरियर बना रखा था जिससे मुझ पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। एंड महमूद अब ये समझ जाता है कि यैन से लड़ना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एंड धीरे धीरे करके महमूद की बॉडी और उसकी आत्मा पार्टिकल्स बनकर हवा में उड़ने लगती है एंड अब सिर्फ उसके बिखरे हुए रिमेन्स ही बचे रहते हैं। यैन अब उसका अप्राइजल करता है एंड उसकी एसएस रैंक की स्किल को कॉपी कर लेता है एंड उसको मैजिक अटैक क्वालिफिकेशन, वैक्यूम और अर्थ मैनिपुलेशन ऐसी ही बहुत सारी स्किल्स मिलती हैं। इस घटना के कुछ दिनों के बाद आयन और यूरी प्रिंसेस क्लाउडिया के कासल पे विजिट करते हैं, जिसने की आयन की परमिशन लिए बिना ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो आयन की दूसरी बीवी बनने वाली है। आयन उससे कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कब कहा, लेकिन प्रिंसेस क्लाउडिया उसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि तुम यहाँ पर मेरे डैड से मिल पाओ। तभी उस रूम में किंग आ जाता है और जैसे ही किंग उस रूम के अंदर आता है आयन डर से कांपने लगता है। वो किसी बकरी की तरह डरते डरते खुद को किंग के सामने इंट्रोड्यूस करता है। वो दिन शक्ल से तो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो किंग अपना मुंह खोलता है वो आयन के सामने इतने अच्छे से बात करता है कि आयन को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। एंड वो किंग भी प्रिंसेस क्लाउडिया के जैसे आयन को अपने सन इन लॉ के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है बिना उसकी परमिशन लिए हुए। किंग उससे कहने लगता है कि तुमने महमूद नाम के इतने बड़े ड्रैगन को मार दिया, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। एंड थोड़ी देर तक आयन का शुक्रिया करने के बाद किंग अपने काम करने के लिए निकल जाता है। एंड जाने से पहले वो आयन को एक सिल्वर कलर की एक वॉच देता है जिसमें कि एक गोल्डन एल्बम गड़ा होता है। इस वॉच पर एक ट्रेडमार्क होता है जिसकी वजह से आयन जब भी जहाँ भी जाना चाहता है वो वहाँ पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जा सकता है। आयन को ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगती है एंड आयन सोचता है कि मैं इस वॉच के जरिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर
सकता हूँ और यूरी की फैमिली के बारे में और ज्यादा पता कर सकता हूँ। इसी दौरान उसके शहर में खबरें उड़ रही होती हैं कि कैसे उसने बहमत नाम के ड्रैगन को बड़ी ही आसानी से मार दिया। इसीलिए सभी लोग आयन को सिर्फ एक बार तो देखना चाहते थे, बस जॉर्ड के अलावा, क्योंकि सभी लोग उसे कूड़ेदान जैसा ट्रीट कर रहे होते हैं। जॉर्ड आयन से इस बात से जल रहा होता है कि आयन उससे पहले इतने जल्दी फेमस हो गया और उसके मन में ये बातें होती हैं कि जो कुछ भी उसके साथ अभी हो रहा है सब आयन की गलती है। लेकिन जॉर्ड ये जानता था कि उसे अपना गुस्सा संभाल के रखना होगा, क्योंकि इस वक्त आयन इतना ज्यादा पावरफुल और फेमस है कि जॉर्ड उसके सामने अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी अचानक से एक टैन स्किन वाली एक खूबसूरत सी एल्फ उसके सामने आती है। वो जॉर्ड से कहने लगती है कि मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं तुम्हें वो सारी पावर्स दे सकती हूँ जो कि तुम्हें आयन के खिलाफ लड़ाई के लिए चाहिए होंगी ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। इसी दौरान हम आयन को देखते हैं जो कि अपने पास्ट के बारे में एक सपना देख रहा होता है। वो अपने पास्ट के सपने में देखता है कि जॉर्ड उसे बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। वो उस पर लात घूंसे बरसाए जा रहा होता है, लेकिन फिर भी आयन एक स्माइल के साथ उसका सारा काम कर रहा होता है। इसी दौरान आयन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने सपने में ही चिल्लाने लगता है, लेकिन जब बंदा सपने में चिल्लाता है तो उसकी चीख बाहर नहीं सुनाई देती। इसी दौरान अब वो अपने सपने में कुछ हेलहाउंड्स को देखता है जो कि आयन की ही बॉडी को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। ये देखकर आयन की फट जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयन ये देखता है कि उसकी खाई हुई बॉडी सडनली उसके तरफ बढ़ने लगती है। वो आयन से कहने लगती है कि तुम एक लूजर हो और एक लूजर ही रहोगे, तुम ऐसे ही मारे जाते अगर तुम वर्ल्ड ट्री से टकराए नहीं होते और उसी वर्ल्ड ट्री ने तुम्हें एक चांस नहीं दिया होता। और ये चीज आयन को खुद भी पता होती है कि वो बाहर से खुद को जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग दिखा ले, वो अपने मन से बहुत कमजोर होता है और वो आज भी वही पुराना वाला आयन होता है। जैसे ही आयन सपने में ये सुनता है वो जोर से चिल्लाता है, जिससे उसका सपना टूट जाता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके साथ में यूर्सला बैठी होती है, जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। आयन को नॉर्मल होने के लिए थोड़ी देर लगती है, जिसके बाद वो यूर्सला से पूछता है कि अभी वो कहाँ पर है। यूर्सला उसे बताती है कि जैसे ही वो किंग से मिला तो उस किंग की वजह से आयन इतना ज्यादा डर गया कि वो वहीं बेहोश हो गया और तब से लेकर अभी तक वो यहीं सो रहा है। साथ ही में यूर्सला आयन से ये भी कहती है कि जब से तुम सोए हुए हो यूरी को तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। ये सुनते ही आयन यूरी के बारे में पूछता है। यूर्सला उसे बताती है कि यूरी और पीना साथ में सिटी में वॉक करने के लिए गए हैं ताकि उनका मूड थोड़ा ठीक हो सके। यूर्सला उसे बताती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लगातार यूरी को ट्रैक कर रही हूँ और अगर कुछ भी यूरी के साथ गलत होता है तो मुझे फौरन पता चल जाएगा। जिसके बाद आयन यूर्सला को उसके ड्रीम के बारे में बताने लगता है और वो खुद को ही नीचा दिखाकर ये कहने लगता है कि शायद मेरा सपना सही कह रहा था। आयन सोच रहा होता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए बन पाया क्योंकि उसका लक उसे यूरी तक ले आया, लेकिन उसके मन के अंदर अभी भी यही बात होती है कि वो अभी भी वही कूड़े का ढेर है जो कि किसी के भी काम नहीं आ सकता। इसी दौरान हम सिटी में जॉर्ड को देखते हैं जो कि उसी स्पिरिट लड़की के सामने खड़ा होता है। वो स्पिरिट से कहने लगता है कि मैं आयन को कभी भी नहीं हरा सकता, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो स्पिरिट जॉर्ड को बताने लगती है कि आयन कुछ ही दिनों में इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए बन गया क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बनने में उसको उसकी स्पिरिट आई ने हेल्प करी। ये सुनकर जॉर्ड को उस पर बिलीव हो जाता है और वो आयन को गालियां निकालने लगता है कि उसने मेरे खिलाफ चीटिंग करी है, वरना वो वैसा ही कूड़े का ढेर हमेशा के लिए रहता। इस पर वो स्पिरिट थोड़ा हंसने लगती है एंड वो जॉर्ड से कहती है कि मैं भी तुम्हें आयन जितना पावरफुल बना सकती हूँ। इस बात को सुनकर जॉर्ड के कान खड़े हो जाते हैं एंड वो स्पिरिट से कहने लगता है कि मुझे भी ऐसी ही एक स्पिरिट आई चाहिए जो कि आयन के पास है। ये सुनते ही वो स्पिरिट एक इविल आई को अपने हाथ में समन करती है एंड जैसे ही वो इविल आई समन होती है वो स्पिरिट उस इविल आई को जॉर्ड के माथे में घुसा देती है, जिसके बाद जॉर्ड को बेहिसाब दर्द होने लगता है एंड वो एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। उसे एक डेविल में बदलते हुए देखकर वो इविल डेविल बहुत ज्यादा खुश होती है, मानो कि उसका मकसद पूरा हो गया हो। वो अपने होंठों को बहुत क्रीपी तरह से बाइट करती है एंड जॉर्ड से कहती है कि तुम आयन से अब अपना बदला लेने के लिए जा सकते हो। उसके इतना कहते ही जॉर्ड बहुत जोर से चिल्लाता है एंड एक जंप करके वो हवा में उड़ जाता है। उसको बहुत पावरफुल और बहुत फुर्तीला महसूस हो रहा होता है, मानो कि उसके अंदर बेहिसाब ताकत आ गई हो। वो थोड़ा उड़ने के बाद एक छत पर लैंड करता है जहाँ पर वो जोलीन को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। उसके बॉयफ्रेंड के साथ स्मॉल टॉक करने के लिए वो सीधा उसके सामने कूद जाता है। उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है और एक मॉन्स्टर के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ड अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, इसीलिए वो उसके बॉयफ्रेंड का सर एक सेकंड के अंदर धड़ से अलग कर देता है। जोलीन जैसे ही जॉर्ड की आवाज सुनती है उसे पता चल जाता है कि ये पक्का बदला लेने के लिए ही यहाँ आया है, इसीलिए जॉर्ड से डरते डरते वो उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। वो उससे माफी मांगते हुए कहने लगती है कि मैं गिल्ड को सब कुछ सच बता दूंगी कि मैंने जानबूझकर चीटिंग करी और आयन के ऊपर एक पैरालिसिस स्पेल लगा दिया। लेकिन जब वो देखती है कि जॉर्ड को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो उसे कन्विंस करने की और ज्यादा कोशिशें करने लगती है और वो उससे कहने लगती है कि तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी सारी बातों को मान लूंगी। लेकिन जॉर्ड उसके सिर को भी खा जाता है, जिसके बाद जॉर्ड पूरे सिटी में तबाही मचाने लगता है। वो बेरहमी से बेकसूर लोगों की जान लेने लगता है। इसी दौरान यूरी और पीना भी सिटी में वॉक कर रहे होते हैं
एंड जब यूरी ऐसे बेकसूर लोगों को घायल होते हुए देखती है तो वो अपने हीलिंग मैजिक के हेल्प से उनको हील कर देती है। जॉर्ड को तबाही मचाते हुए वो इविल स्पिरिट भी देख रही होती है, इसीलिए वो टेलीपैथी के जरिए तुरंत जॉर्ड से कहने लगती है कि तुम बेकसूर लोगों को मारना बंद करो, इन कीड़े मकोड़ों को मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम सीधा जाकर स्पिरिट्स को खत्म कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो आयन अपनी एक भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी पावर्स आयन को स्पिरिट से ही मिलती है। जॉर्ड को ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो जैसे ही यूरी को देखता है वो एक ही छलांग लगाकर यूरी के पीछे खड़ा हो जाता है। जॉर्ड को एकदम से देखकर यूरी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो हिल भी नहीं पा रही होती, लेकिन एंड मूवमेंट पर पीना जॉर्ड के सामने एक प्रोटेक्शन बैरियर लाकर खड़ा कर देती है, जिससे वो जॉर्ड से अपनी बहन की जान को बचा लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ बैरियर में फंसा हुआ जॉर्ड अपने पंची से उस बैरियर को तोड़ने लगता है। तभी वो इविल स्पिरिट कहने लगती है कि तुम्हारी पंची से ये बैरियर नहीं टूटने वाला, अगर तुम्हें इस बैरियर को तोड़ना है तो जो स्पेशल पावर तुम्हारी स्पिरिट आई के अंदर है तुम्हें उस पावर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही जॉर्ड ये बात को सुनता है वो अपनी आई की एंटी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करता है और इस पावर का इस्तेमाल करते ही जॉर्ड के आसपास एक डार्क कलर का ऑरा अपीयर होता है। इस आई की पावर को इस्तेमाल करने से जॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उस बैरियर को एक ही मुक्के में तोड़ देता है। उस बैरियर को तोड़ने के तुरंत बाद जॉर्ड तुरंत यूरी और पीना की तरफ भागता है। जॉर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखकर पीना एक और बैरियर लगाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि अब जॉर्ड अपनी एंटी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है इसीलिए जॉर्ड एक सेकंड के अंदर उस बैरियर को तोड़ देता है और पीना को हवा की सैर करा देता है। पीना को अंदाजा नहीं होता कि जॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो उसके कभी ना टूटने वाले बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ देगा। इस बात से पीना की पूरी होप टूट जाती है, लेकिन तभी यूरी अपनी बहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो जॉर्ड से कहने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो जॉर्ड को यहाँ से भाग जाने को कहती है। यूरी को देखते ही जॉर्ड बौखला सा जाता है और उसे अपनी मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से दबाने लगता है। वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार सिर्फ आयन होगा। ये कहकर जैसे ही जॉर्ड यूरी पर अटैक करने वाला होता है यूरी तुरंत अपनी हेल्प के लिए आयन का नाम चिल्लाने लगती है और अगले ही पल आयन वहाँ पर पहुंचकर जॉर्ड की बाजू को एक स्लैश के साथ काट देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की पकड़ उससे छूट जाती है और वो जमीन पर नीचे गिर जाती है। उसी मोमेंट पर वहाँ पर यूर्सल आकर भी पहुंच जाती है। आयन सबसे कहने लगता है कि वो उसकी स्पिरिट आई के अंदर चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही वो लोग सेफ होंगे और आयन अच्छे तरीके से उस मॉन्स्टर से फाइट कर पाएगा। जिसके बाद आयन उस मॉन्स्टर का अप्रेजल करने लगता है, पर उसके अप्रेजल करने के बाद भी आयन को उस मॉन्स्टर की कोई खास डिटेल्स नहीं मिलती। यूर्सुला भी जॉर्ड को अप्रेज करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो इविल स्पिरिट होती है उसने एक हाई लेवल का कंसीलमेंट स्किल जॉर्ड पर लगा दिया होता है। इसी दौरान जॉर्ड आयन पर एक जबरदस्त हमला करता है। वो हमला इतना खतरनाक होता है कि आयन उड़ता हुआ एक घर में जाकर टकरा जाता है। जॉर्ड तुरंत ही उस घर की छत को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है, जिसके बाद वो लगातार एक के बाद एक करके आयन पर हमला करने लगता है। आयन खुद को बचाने के लिए उसके सामने एक बैरियर क्रिएट करता है, लेकिन जॉर्ड तो इतना पावरफुल हो चुका था कि वो आयन के बैरियर को एक सेकंड के अंदर तोड़ देता है। आयन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी ये क्या हो रहा है। तभी जॉर्ड जो कि मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर होता है वो आयन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास इतनी ही पावर्स हैं। उसकी ये वॉइस सुनते ही आयन तुरंत समझ जाता है कि ये जॉर्ड ही है। जॉर्ड उससे कहने लगता है कि मैंने भी तुम्हारी जैसी पावर्स को पाने के लिए एक इविल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब मैं भी तुम्हारे जैसा पावरफुल हूँ। ये सुनकर आयन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जॉर्ड उस पर कई सारे हमले करता है, जिससे आयन पर गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। जिसके बाद लड़ते लड़ते आयन और जॉर्ड एक रूफ टॉप पर आ जाते हैं। जॉर्ड आयन से कहने लगता है कि इन सारी पावर्स के मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है। इसी दौरान जॉर्ड जुलीन की बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया जिन्होंने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी थी। वो आयन से कहने लगता है कि तुमने भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी, इसीलिए तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होगा। आयन जॉर्ड से कहने लगता है कि हम दोनों बिल्कुल सेम नहीं हैं और मुझे तुमसे कोई रिवेंज नहीं चाहिए। लेकिन तभी आयन के माइंड के अंदर उसकी नेगेटिव इमेज बनने लगती है, जो कि उससे कहने लगती है कि तुम खुद से झूठ बोलना बंद करो। वो आयन का ही दूसरा रूप होती है एंड वो आयन से कहने लगती है कि तुम्हारे साथ पास्ट में जो भी हुआ तुम्हें जरूर उसका बदला लेना चाहिए। यह आवाजें इतनी नफरत से भरी होती हैं कि आयन तुरंत अपने कानों को बंद कर लेता है। इसी दौरान जॉर्ड भी उसके इंसल्ट कर रहा होता है, जिससे आयन के नेगेटिव इमोशंस उस पर और हावी होने लगते हैं। अब आयन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी यूरी छत पर आकर जॉर्ड से कहने लगती है कि तुम अपना मुंह बंद करो। आयन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आयन ताकतवर के साथ साथ दयालु भी है और वो तुम्हारे जैसे बदला लेने की भावना कभी नहीं रखता। यूर्सुला भी वहाँ आकर आयन से कहने लगती है कि तुम फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो और तुम्हें खुद के ऊपर बिलीव करना होगा। यूर्सुला उसे बताने लगती है कि तुम्हें जरूर यूरी की वजह से काफी सारी पावर्स मिली हैं, लेकिन तुम हमेशा से ही दयालु और बहादुर थे एंड तुम पर काफी सारी मुसीबतें आने के बाद भी तुमने इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करा। यूरी भी उसे मोटिवेट करती है और इतना मोटिवेट होने के बाद आयन ये डिसाइड करता है कि वो अब अपनी इनसिक्योरिटी को और नहीं
दबाएगा बल्कि उनका डटकर सामना करेगा। जिसके बाद वो जोर जोर से रोकर चिल्लाने लगता है कि मैं यूरी और यूर्सुला की एक्सपेक्टेशंस को कभी नहीं तोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो अपने सुपर सैयन मोड में चला जाता है। इसी दौरान आयन की बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से उसके सारे नेगेटिव इमोशंस और इनसिक्योरिटीज जलकर खत्म हो जाती हैं। ये माना इतना ज्यादा होता है कि जॉर्ड भी इस माना के सामने टिक नहीं पा रहा होता और वो भी पीछे की तरफ धकेलने लगता है। जिसके बाद यूर्सुला उसे बताती है कि उसने अब फाइनली खुद पर डाउट करना बंद कर दिया है। इसी वजह से वो अब अपनी स्पिरिट पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। ये सुनकर जॉर्ड उनसे कहने लगता है कि तुम चाहे जो भी कुछ कर लो, तुम मुझे आयन को मारने से नहीं रोक सकते। ये कहने के बाद ही वो उस पर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है। उसके हमला करने के दौरान आयन बिल्कुल शांत खड़ा होता है और जब आखिरी मोमेंट पर जॉर्ड आयन के ठीक सामने होता है, आयन एक जोर का घूसा जॉर्ड के मुंह पर मारता है, जिससे जॉर्ड की बॉडी सीधा धरती चाटने लगती है। जॉर्ड को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आयन उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जॉर्ड जैसे तैसे हिम्मत करके अपना फेस जैसे ही ऊपर उठाता है, वो देखता है कि आयन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसके फेस पर एक सैडनेस होती है। ये देखकर जॉर्ड फ्रस्ट्रेट होकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए एक बार फिर से बढ़ता है, लेकिन आयन अब अपनी पावर से एक ऐसे बैरियर को समन करता है जो कि जॉर्ड की सारी डार्क पावर्स पर रोक लगा देता है। यूर्सुला जॉर्ड से कहने लगती है कि अब तुम्हें उस स्पिरिट से सिर्फ थोड़ी सी ही पावर मिल पाएगी, तो इसीलिए अब तुम अपने सपने में भी आयन को नहीं हरा पाओगे। ये सुनकर जॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उस इविल स्पिरिट की तरफ देखकर उस पर चिल्लाने लगता है और उससे और ज्यादा पावर की डिमांड करने लगता है। एंड हम देखते हैं कि वो इविल स्पिरिट जॉर्ड को खुशी खुशी वो सारी पावर दे देती है। पहले से दुगना पावर एक बार फिर से मिल जाने के बाद जॉर्ड आयन की तरफ चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। ये कहकर वो उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आयन अपनी एक स्वॉर्ड को समन करता है और जॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से तेजी से हिट करता है। उस स्वॉर्ड के इम्पैक्ट से जॉर्ड की बॉडी और उसकी स्पिरिट आई बिल्कुल तहस नहस हो जाती है। लेकिन इतने खतरनाक अटैक के बावजूद जॉर्ड की किसी तरह से जान बच जाती है, लेकिन फिर तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आकर उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं।